हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पीयूष जी गुड आफ्टरनून। मोहित नमस्कार। आर्यन गुड आफ्टरनून। संजय, धर्मेंद्र, सोनू, सुरेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। बच्चों सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार, जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। जी आज मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था बेटा कि किसी कारण से आपकी क्लास 1:15 तक स्टार्ट होगी। आपके ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है जी, मैंने आपको बेटा बताया हुआ है कि आज क्लास 1:15 से होगी। आपकी ग्रुप में एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, चेक कीजिएगा एक बार ग्रुप में। अगर कभी भी क्लास आपकी लेट हो रही है तो एक बार ग्रुप जरूर ओपन करके देख लें कि क्या टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया है। मैंने आज आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि किसी कारणवश आपकी क्लास 1:15 से शुरू होगी। ठीक है, तो आपातकालीन उपबंध बच्चों हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे। आपातकालीन उपबंध कह सकते हैं या फिर बेटा जी हम इसे इमरजेंसी प्रोविजन भी कह सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। और बेटा जी कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में मैम आपने हमें राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल में आपने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं देश के अंदर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? देखना है कि भाई आपातकालीन उपबंध में जो दूसरी चीज़ है जो आपको आज पढ़ानी है मैम, वो क्या पढ़ाना है बच्चों? वो पढ़ाना है राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम? राष्ट्रपति शासन, यानी कि दूसरे तरीके का आपातकाल। लेकिन इसको हम शासन क्यों कहते हैं, इसको हम इमरजेंसी क्यों नहीं कहते मैम? क्यों इसके लिए स्पेशली वर्ड यूज हुआ है शासन, जबकि यहाँ पे यूज हुआ है आपातकाल? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपके संविधान में यही शब्द यूज किया गया था, क्योंकि आपके संविधान में यही शब्द यूज किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा ग्रुप में मैम? तो बेटा जी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपका देखिए कभी भी अगर क्लास नहीं होगी या क्लास लेट होगी तो वहाँ पर आपको मैसेज जरूर मिलेगा टीचर के द्वारा। मैंने वो मैसेज खुद किया है, आप एक बार चेक करिएगा। और अब हम छोड़ते हैं बातों को और ध्यान करते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। जब हम राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल अब आपको जल्दी से समझ में आएगा क्योंकि आप एक इमरजेंसी को पढ़ चुके हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन की बच्चा जब बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये आपका आर्टिकल 356 में है, 356 में है पहला क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रपति शासन कहाँ पर है। तो मैम राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। राष्ट्रपति शासन जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन के लिए शासन शब्द क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बेटा जी संविधान में यही शब्द लिखा गया है। आगे आगे देखिएगा, राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होगा, इसका ग्राउंड्स क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कि फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। क्या लिखेंगे? फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, तो आपका फेल द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स जब हम बात करते हैं बच्चा, तो ये क्या मतलब होता है इसका?
क्या मतलब होता है, और राज्य में ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपने मैम हमें बताई है, आखिर ये होता क्या है। मैम कल की रिटर्न पीडीएफ नहीं मिली है बेटा, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो रिटर्न पीडीएफ बनाती हैं उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से आपकी कल की पीडीएफ नहीं पड़ी है, लेकिन आज आपकी पीडीएफ आ जाएगी, सो डोंट वरी। मैंने कल भी आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया है। अब आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे और प्लीज़ अभी थोड़ी देर कमेंट नहीं करेंगे जब तक मैं आपको ये नहीं समझाती। अगर आप सच में मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सच में मुझे टीचर मानते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि मैं आपको जो भी बताऊँगी सही बताऊँगी और आपके सिलेक्शन के लिए ही आपको कमेंट करने से रोका जाता है, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर कमेंट नहीं करेंगे, प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैम राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब, यहाँ पे इसका साधारण शब्दों में मैम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कीजिए कि संवैधानिक तंत्र विफल होने का क्या मतलब होता है। इसका अर्थ होता है बेटा कि जब राज्य सरकार, ध्यान से सुनना, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जब राज्य की सरकारें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे, उसको ही कहते हैं कि उस राज्य में संविधान फेल हो चुका है। उस राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। तो ये जो मशीनरी फेल हो रही है, इसका मतलब है कि राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, राज्य उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे जो फॉलो करने के लिए संविधान उनको कहता है। ठीक है, जो संविधान उनको कह रहा है। अब मैम मतलब ये चीज कैसे पता चलती है कि राज्य सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है? क्या इसका एक दो एग्जाम्पल है? क्या इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल है। आपकी केंद्र सरकार एक कानून बना रही है, और जब केंद्र सरकार कानून बनाती है तो बच्चा वो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन कोई राज्य कहे कि मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब वो राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, वो राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि उस राज्य को संविधान ने जो कहा है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। राज्य को संविधान ये कहता है कि अगर केंद्र सरकार आपको कोई भी आदेश देती है, कोई भी ऑर्डर्स देती है, तो आपको क्या करना है? उसको फॉलो करना है। तो ये चीजें होती हैं कि जो चीजें संविधान ने कही हैं राज्यों को, वो उनको करनी चाहिए। ठीक है, वो उनको करनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब ये कौन बताता है कि राज्य की सरकारें सही से काम नहीं कर रही या संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही? तो जब राज्य की सरकारें संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस बात की सूचना किस बात की? संवैधानिक तंत्र फेल होने की, कि राज्य जो हैं वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की सूचना राज्यपाल रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को देते हैं। यानी उस स्टेट के राज्यपाल ये बता देते हैं कि भैया जी देख लो, ये जो हमारी राज्य सरकार है ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। किसको बताते हैं? किसको इन्फॉर्म करते हैं? प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। और जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अब ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति शासन की घोषणा
राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल की अनुमति से करते हैं, मंत्रिमंडल की अनुमति से करते हैं। तो यहां पर भी घोषणा कौन कर रहा है? मैम प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को। अब आप ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं बच्चा। और क्यों करते हैं? क्योंकि राज्यपाल इसके लिए रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेजते हैं कि उस राज्य में काम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब आपका कोई भी ऐसा राज्य जो संविधान के अनुसार काम नहीं करेगा, उस राज्य के गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये राज्य आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। और फिर आपके जो राज्यपाल हैं, जब ये उनको रिपोर्ट देंगे तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट का डिस्कशन किससे करेंगे? मंत्रिमंडल से। और मंत्रिमंडल जब उनको अनुमति देगा तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस राज्य में कर देंगे जो राज्य संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति करते तो हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति से। और बेटा यहां पे रिटन लिखित अनुमति की जरूरत नहीं है, यहां पर रिटन परमिशन की जरूरत नहीं है, केवल परमिशन की जरूरत है। और वो परमिशन ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, मौखिक रूप से भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश ना लिखें, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कौन बना रहा है? गवर्नर। किसको दे रहे हैं? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के बेस पर क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंशियल रूल को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति से। अनुमति यहां भी लेनी होगी, परमिशन यहां भी लेनी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां रिटन परमिशन की जरूरत नहीं है। यहां पे रिटन नहीं, ओरल परमिशन से भी काम चल जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब भी कोई भी आपका आपातकाल लगता है तो लगने के बाद उसका अप्रूवल जरूरी होता है। और अप्रूवल लेने हम किसके पास जाएंगे? कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब ये राष्ट्रपति शासन बेटा लग चुका है, अब हमें क्या चाहिए? इसका अप्रूवल चाहिए हमें, इस पर अप्रूवल लेना है, हमें अनुमोदन लेना है। और आज कमेंट करके आप ही बताएंगे कि अनुमोदन किसका लेने जाएंगे हम लोग, जल्दी बताइए। अनुमोदन बच्चा हम क्यों क्या मतलब सॉरी बताइए जल्दी, अप्रूवल लेने किसके पास जाएंगे? आप लोगों से ही आंसर्स चाहिए मुझे। कल मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ और उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप सभी मुझे सही उत्तर देंगे। अनुमोदन लेने किसके पास जाएंगे ये आप बताएंगे। और अनुमोदन का समय कितना होगा? तो आप लिखेंगे घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर विद इन 2 months। कितना टाइम होगा बेटा? कि जिस दिन मैम डिक्लेयर किया है उस दिन से लेकर विद इन 2 months। और वहां पर कितना था? तो वहां पर मैम 1 महीना था, यानी कि यहाँ पर 2 महीने तक। बहुत बढ़िया, लोकसभा और राज्यसभा, बहुत बढ़िया बच्चों। किसके पास जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
2 माह के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होगा। और आपका राष्ट्र आपातकाल में कितना था? 1 महीना। यानी राष्ट्रीय आपातकाल विदाउट अप्रूवल 1 महीने तक, बिना अनुमोदन के 1 महीने तक लागू रह सकता है, और ये बिना अनुमोदन के 2 महीने तक लागू रह सकता है। मतलब जिस दिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी उस दिन से 2 महीने का टाइम होगा अप्रूवल का। अगर अप्रूवल मिलेगा तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा, और नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, अनुमोदन किस बहुमत से लिया जाएगा? तो वहां विशेष बहुमत, और बेटा जी यहां साधारण बहुमत, यहां पर सिंपल मेजॉरिटी से लिया जाएगा। जिन बच्चों ने कल क्लास को बहुत अच्छे से किया है उन्हें सारी चीजें समझ आ रही होंगी। सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, आगे अनुमोदन। फिर आगे हम अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न होता है कि एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू। 6 माह यानी कि 6 मंथ्स, 1 टाइम अप्रूवल एंड 6 मंथ एग्जीक्यूट। एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू, यानी 6 मंथ्स तक ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर अप्रूवल मिल गया और अप्रूवल नहीं मिला तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा, 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे जब बच्चा हम बात करते हैं तो अगली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मुझे क्या करना है, मुझे 6 महीने से फिर आगे लगाना है। तो बच्चा फिर अप्रूवल, फिर 6 महीने लग जाएगा। फिर और आपकी हम बात करें, फिर लगाना है, फिर अप्रूवल, फिर 6 महीने लग जाएगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि इसकी अधिकतम समयावधि क्या होती है? अधिकतम समयावधि यानी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन, अधिकतम समयावधि जिसको हम बोलेंगे बच्चा मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो अधिकतम समयावधि होती है बच्चों इसकी, मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स। कितना होता है? 3 वर्ष का इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, 3 वर्ष का। यह आपको ध्यान रखना है कि 3 साल से ज्यादा ये नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम आपातकाल की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पे था कि आप जो है अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हो, लेकिन ये 3 वर्ष मैक्सिमम होता है। इसमें आप अगर 6-6 महीने पे अप्रूवल लोगे भी तो फिर बेटा आप इसको केवल 3 साल तक लगा सकते हो, अनंत समय तक ये नहीं लगेगा। नीरज और प्रियांशु, ये केवल 3 साल के लिए लगेगा। 3 साल मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे फिर हम जब बात करते हैं तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसका केवल एक ही इफेक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीयकरण। क्या हो जाएगा बेटा? शक्तियों का केंद्रीयकरण, यानी कि पावर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। हमारी जो शक्तियां इस समय केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं, वो बटी हुई नहीं रहेंगी बेटा। वो कितनी हो, वो क्या हो जाएंगी, सारी शक्तियां केंद्र सरकार यानी कि संसद के पास चली जाएंगी। इसका केवल यही इफेक्ट होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं बच्चा कि ये जो केंद्रीयकरण होगा इसका मतलब ये है कि अब राज्य की सरकार काम नहीं करेंगी, अब केवल केंद्र की सरकार ही काम करेगी। 3 साल क्यों चंदन रवि? क्योंकि 3 साल संविधान ने इसको मैक्सिमम ड्यूरेशन बताया है कि 3 साल से ज्यादा ये किसी भी कंडीशन में नहीं लग सकता है, इसलिए 3 साल।
शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। अगला प्रश्न मुझे पता है आपका कि यहाँ पे क्या करोगे आप। अगला प्रश्न, एक बार अनुमोदन से 6 महीने तक लागू, फिर आगे लगाना है, फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने के लिए लागू, फिर लगाना है, फिर अनुमोदन, फिर 6 महीने का लागू। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि क्या मैम इसका मौलिक अधिकारों पे कोई असर पड़ता है। मौलिक अधिकार, इन पर कोई प्रभाव पड़ता है तो लिख दीजिएगा, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार सस्पेंडेड हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, एक मिनट, सेंट्रलाइजेशन, एक मिनट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, एक इसको ठीक कर लीजिएगा जरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इसको ठीक कर लीजिएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए, अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैम ये अब तक कितनी बार लागू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, एक मिनट मैं बैक में जाना चाहूंगी, कि जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये आपका 10 बार कहाँ लग चुका है, 10 बार उत्तर प्रदेश में, और 10 बार ही बेटा ये लग चुका है आपका मणिपुर में। इन दोनों में 10-10 बार लग चुका है। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले ये लगा था, सबसे पहले लगा था बेटा पंजाब के अंदर। कहाँ लगा था, पंजाब में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके इसके प्रभाव, केवल आपके सेंट्रलाइजेशन होगा पावर्स का, यानी कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएंगी, यानी कि सारा काम अब संसद करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके मौलिक अधिकारों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, इसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे अब हम चल सकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगला आपातकाल होता है बच्चों आपका, जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जिसको बेटा कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और बेटा जी ये आपका आता है आर्टिकल 360 में। किस में आएगा, आर्टिकल 360, 360 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है, बेटा यूपी और मणिपुर दोनों में ही 10-10 बार लग चुका है। अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो या आप यूपी को प्रायोरिटी रखना, और अगर दोनों में से कोई एक होगा तो या तो यूपी आंसर होगा या मणिपुर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधन जिया जी प्लीज आप कल की क्लास देखें, कल की क्लास आपको देखनी है। जो बच्चे पीछे के क्वेश्चंस करेंगे उनको पीछे की क्लासेस देखनी होंगी, तभी उनको चीज़ें समझ आएंगी। आप रेगुलर क्लास अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके डाउट्स हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा कारण भी हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने का, हो सकता है राष्ट्रपति शासन तब भी लग सकता है जब आपके राज्य में राज्य की सरकार को बहुमत ना रहे। आप जान सकते हैं कि जब राज्यों की सरकार को बहुमत ना रहे बेटा, तब भी आपके यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, आपको बता भी रही हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, कि राज्य की सरकार अगर बहुमत खो देती है तो जिस राज्य में बहुमत खोया गया है वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगता है। और जब राज्य की सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती तब भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। वित्तीय आपातकाल में अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार यानी कि इसका ग्राउंड क्या होता है।
तो आप लिखेंगे वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता यानी कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। जब किसी देश के पास इतना भी पैसा न रहे कि वो अपने यहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, तो उस देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। 1 मिनट रुकेंगे आप। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय अस्थिरता, अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा बोल देती हूं कि जब किसी देश के पास इतना भी पैसा ना रहे कि वो अपने देश के नागरिकों की बेसिक नीड्स यानी कि जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर सकती, तो उस देश में आर्टिकल 360 लागू होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको यह भी बता दूं मैं यहाँ पर कि इस तरह आपातकाल अभी थोड़े दिन पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा। ठीक है, आपने कहाँ देखा होगा? श्रीलंका के अंदर। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये आपका आधार हो गया। अब बात आती है कि इसकी घोषणा कौन करेगा। तो बेटा जी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन लिखना राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति से, लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति से, लेकिन मंत्रिमंडल की अनुमति से। यहां पर भी ऑरल अप्रूवल की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे। अब बेटा जी हमने अनाउंस करा लिया, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें अनुमोदन चाहिए, अब हमें अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल फिर से किसका लेने जाएंगे? अप्रूवल हमें फिर से चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, फिर अप्रूवल जब हम लेने जाएंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कि समय कितना होगा? ऐसे लिखेंगे अनुमोदन का समय, अनुमोदन का समय घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर, 2 माह के अंदर अंदर, घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर अंदर, यानी कि यहां पर भी सेम आपके पास ड्यूरेशन होता है 2 मंथ्स, 2 माह के अंदर अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन भी है, श्रीलंका भी है, बहुत सारी कंट्रीज में लगा हुआ है। ठीक है, आगे लिखेंगे, यहां लिखिएगा यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल आज तक भारत में, आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी लागू नहीं हुआ है, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आगे देखना, फिर यहां पे पूछेंगे अनुमोदन, फिर से लिखना साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। फिर एक चीज देखना, यहां पे एक चीज बदलेगी। अब एक बार अनुमोदन से, एक बार अनुमोदन से अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल
के लिए लागू, के लिए लागू, अनिश्चित काल के लिए लागू। यहाँ पे हर बार 6 महीने के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे वन टाइम अप्रूवल एंड इनडेफिनाइट आपका क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। एक बार अनुमोदन से अनिश्चित काल के लिए बच्चा लागू हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बार बार आपको अप्रूवल लेने के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में एवरी 6 मंथ्स, प्रत्येक 6 माह पर आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आगे हमने अनुमोदन ले लिया, लागू कब तक, अनिश्चित काल के लिए ये लागू हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी लाइफ पर। प्रभाव देखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के, सभी कर्मचारियों के, सभी कर्मचारियों के वेतन में, के वेतन में, के वेतन में कमी। ठीक है, लिख दीजिएगा, डिडक्ट द सैलरी, डिडक्ट द सैलरी all of all deduct the salary of all employment, of all employees, of all employees, of all employees of center and state governments, of center and state government। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की बेटा क्या हो जाती है, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी की सैलरी डिडक्ट हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अभी बताती हूँ सेवक कुमार जी की कैसे हटेगा, पेशेंस रखिए। नहीं नीरज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस चैप्टर को पहले खत्म कर दूं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूंगी, अभी लूंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। उसके बाद लिखना कि आपके उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी, के वेतन में कमी। यानी कि हम लिखेंगे डिडक्ट द सैलरी, डिडक्ट द सैलरी of judges of Supreme and High Court, Supreme and High Court। ये प्रभाव बेटा यहां पर पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक लाइन आपको लिखनी है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, और वो लाइन लिखनी है आपको नोट डालकर, नोट, ताकि हमेशा आपको याद रहे। तीनों आपातकाल की घोषणा, तीनों आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, और वो मैंने आपको बताई रखा है कि कहां पर मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति और कहां पर ओरल, और तीनों आपातकाल की समाप्ति वो भी बेटा आपकी ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा। तो तीनों को घोषित भी राष्ट्रपति करते हैं और तीनों को समाप्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नहीं नीरज कुमार जी, राष्ट्रपति चाहे तो कमी होगी वरना कमी नहीं होगी। यह आपका पूरा चैप्टर था आपातकाल।
और आज आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है उपराष्ट्रपति, उसका नाम है बच्चा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी आपके पार्ट 5 यानी कि भाग 5 में है और ये पद भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। भारत में दूसरा सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। यह पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यह पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। This post taken from USA, ठीक है, USA से लिया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है USA से लिया गया है। चलिए अब आप मुझे कुछ देर के लिए अपने प्रश्न बताइए, मैं प्रश्न लेती हूँ। एक बच्चे का प्रश्न है, रुक जाइए एक मिनट। हिमांशु कह रहे हैं मैम कितना कटेगा उसका अनाउंसमेंट करेगा ना। हिमांशु जी, हर किसी की सैलरी का एक ध्यान रखिएगा कि सबकी सैलरी अलग अलग होती है, तो एक परसेंटेज डिसाइड होगा हर एक आपके एम्प्लॉय का और उस परसेंटेज के हिसाब से फिर सैलरी डिडक्ट होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जब आपका कोविड का टाइम आया था तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई थी, हमारी क्या पूरे विश्व के देशों की सिचुएशन खराब थी, क्योंकि उस टाइम पर कोविड इस तरीके से फैला हुआ था कि सारे देशों के काम बंद हो चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब ऐसा हुआ था तो हमारे यहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद पहली बार देश में, क्या लगेगा, शायद पहली बार देश में आपका आर्टिकल 360 लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। हमारे यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमन कुमार कह रहे हैं कि मैम हर 6 महीने पर क्यों अप्रूवल लेने जा रहे हैं? क्योंकि अमन कुमार जी अगर अप्रूवल नहीं लेंगे हर 6 महीने पर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर अपनी मर्जी चलने लग जाए कि कितने भी टाइम तक इसको लगा के रखें। तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की हर 6 महीने पे इसीलिए अनुमति लेनी पड़ती है कि आपका जो टाइम है वो अभी और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बताइए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूं अमन कुमार। आर्टिकल 358 में था राहुल की आर्टिकल 19 तब सस्पेंड होगा जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगेगा। अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19 को सस्पेंड के 2 ही रीजंस होते हैं, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, यह आपको ध्यान रखना है। एक साथ टाइम नहीं ले सकते पुत्तन कुमार जी, एक साथ टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपका आज मैंने वाइस प्रेसिडेंट शुरू किया है, कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बेटा मैं इतना ही रखती हूँ, बाकी की चीजें कल। और एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं आज ही बता देती हूँ, कोई बच्चा जाएगा नहीं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल आपकी ये क्लास नहीं हो पाएगी, जिसका कारण है मेरी मैराथन क्लास है डिफेंस चैनल पर, जो कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक चलने वाली है। तो इस वजह से मैं कल आपकी इस क्लास को नहीं ले पाऊंगी। आपकी ये क्लास रेगुलर जो चलेगी वो थर्सडे से सेम टाइम पर चलेगी 1 बजे, लेकिन कल वेडनेसडे को आपकी क्लास नहीं होगी बच्चा, क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास है। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।